बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, आज सेल्स टैक्स की जो कीन काम है ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो हम करने जा रहे हैं कि हमने उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, कि हम किस तरह से इनपुट और आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ये आज का लेक्चर अगर आप समझ जाएंगे ना, फिर बाकी सारा सेल्स टैक्स समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आज आपने अपनी पूरी एनर्जी लगानी है इसको समझने के लिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं एग्जांपल आपको दूंगा। ये चौधरी साहब, आप अगर किसी स्टेशनरी स्टोर पे कहीं जाएं, जाके आप अगर ये बॉल पॉइंट ख़रीदेंगे, हम इसकी एक एग्जांपल आज करते हैं कोड। अगर ये आपको ना समझी आई तो फिर मैं आपको आपके कपड़े की एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अब आपने जब ये जाके हम इस चीज़ में अभी नहीं जा रहे ये एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल है, लेकिन अभी हम ये समझ रहे हैं कि ये टैक्सेबल गुड्स है। ठीक है, आप गए, आपने स्टेशनर से जब ये चीज़ ख़रीदी तो वो आपको कहता है जी ये 100 रुपये की है, इस 100 रुपये में 18% आप पे टैक्स लगेगा, तो 118 रुपये की मैं आपको दूंगा। अब आप जो हैं वो एंड कंज्यूमर हैं, तो एंड कंज्यूमर को हम इधर लिख लेते हैं। एंड कंज्यूमर को ये कितने की मिली, 100 रुपीज़ प्लस 118 की मिली। ठीक है, इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, एक चीज़ इसकी वैल्यू है और दूसरा सेल्स टैक्स है। ठीक है, अब आपने साथ अपना कैलकुलेटर भी निकाल लेना है, क्योंकि कई हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़नी है साथ साथ, तो वो कैलकुलेशन आपने करते रहने हैं। ठीक है, अब जब हम इसमें देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे ये बनी, 118 की कैसे ये बनी, इसमें वैल्यू एडिड टैक्स इसको क्यों कहते हैं, वैल्यू एडिशन क्या है, से इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट क्या है, इनपुट टैक्स क्या है। तो अब जब इसको बनने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, अगर आप ये मार्कर की बात मैं करूं तो क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं बनाने के लिए। एक इसमें प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है, वेरी गुड। इंक इस्तेमाल हुई है। दूसरी इंक इस्तेमाल हुई है, वेरी गुड चौधरी साहब। वो उसमें हम कह रहे हैं कि एसेसरीज इस्तेमाल हुई हैं। अब हम इसको दो चीज़ों से जोड़ते हैं, ये प्रोड्यूस हुई या चीज़ें इंपोर्ट हुई। हमने कहा जी प्लास्टिक जो है अच्छे वाला इसमें यूज़ हुआ है, ये इंपोर्टेड प्लास्टिक है, तो हम इसको इंपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, और जो इसमें इंक यूज़ हुई है वो भी हम इंपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, इसमें अब हमारे पास सप्लायर ए जो था, हमने इसको कह दिया ये इंपोर्टर है और ये भी इंपोर्टर है। ये पीवीसी प्लास्टिक को इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड वन जो है ये इनको इंपोर्ट कर रहा है, इंक। ठीक है, ये दोनों ने ली। अब जो हम क्वांटिटी उतनी लेंगे जो एक पेंसिल पे बनाने में इस्तेमाल हुई है। ठीक है, अब जब इन्होंने ये इंपोर्ट की तो इसको इसकी वैल्यू जो थी, वैल्यू वो इसकी लगी 10 रुपीज़, रुपीज़ 10 थी, और इस पे टैक्स आ गया 1.8। ठीक है, जब ये इसने इंपोर्ट की। इसी तरह हम इंक भी इसके लिए अच्छी यूज़ हुई है, तो वो भी सीधी, थोड़ा एग्जांपल को उसको ना सीधा करने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। वो इसने भी ली, इंपोर्ट की रुपीज़ 10 की, और इस पे 1.8 टैक्स लगा। ठीक है, अब ये दोनों इंपोर्टर हैं। इंपोर्टर के हवाले से इसको, अगर हम ये इंपोर्टर है तो इंपोर्टर के हवाले से इसको हम बात करेंगे तो ये क्या इनकी चीज़ होगी, ये क्या होगा, और इसको क्या नाम देंगे जब कोई इंपोर्ट कर रहा है। अभी हम इंपोर्टर की बात कर रहे हैं, ये सप्लायर, बल्कि मैं इससे ख़त्म ही कर देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करे। ठीक है, ये जिस बंदे ने इंपोर्ट की उसने ये चीज़ें ली। ठीक है, दो चीज़ें आ गई। इनसे जो परचेज करने वाला है ना, एक परचेजर है, परचेजर है एक। ठीक है, तो वो आगे इनसे परचेज करेगा। अब जब इस बंदे ने इंपोर्ट की होगी, ये तो वैल्यू है और ये टैक्स है, तो ये इसका इनपुट टैक्स है, क्योंकि जब उसने इंपोर्ट स्टेज पे दिया है। ठीक है,
ये इनपुट टैक्स है दोनों का। अब हम कहते हैं कि दोनों इस चीज़ को सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जब सप्लाई करेंगे, सप्लाई किसको करेंगे, इसको करेंगे। ये बंदा भी इसको सप्लाई करेगा, ये भी इसको सप्लाई करेगा। ये कौन है, परचेजर, प्लस इसको हम मैन्युफैक्चरर कह देंगे। मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब जब ये बंदा जो इसको 10 रुपए की चीज़ पड़ी थी, इसको ये जब सप्लाई करेगा तो 15 की करेगा, ठीक हो गया। प्लस ऐसे ही ये बंदा जो है ये भी सप्लाई करेगा। ये मैं फिगर सीधी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वो कंफ्यूजन ना हो, समझने में आसानी ना हो। अच्छा, जब वो बंदा सप्लाई कर रहा है तो अब 15 पे चौधरी साहब 18% निकालें आप। 15 पे 18% कितना आता है? हाँ जी, 2.70 और 2.70। अच्छा, अब हमने जब बात की थी इस बंदे की कि ये इसका इनपुट है, ठीक है। तो अब इसने जब इसको ये सप्लाईज दी तो इसके हवाले से ये चीज़ क्या बन गई, इसकी आउटपुट, क्योंकि अब ये इसने बेच रहा है, ये बन गया आउटपुट, ठीक हो गया जी। इसी तरह इस जो इंपोर्टर का है ये वैल्यू और ये उसका आउटपुट बन गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक हो गया। अब आगे आ जाए, ये 2.7 को ऐड करें, दोनों ऐड होने के बाद ये मैन्युफैक्चरर ने जो परचेज की 2.7 प्लस 5.4, हमारे पास 5.4 आ गया, ये सेल्स टैक्स है और ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसके हवाले से ये बताएं कि ये क्या चीज़ है। ये इसका इनपुट टैक्स है, ठीक है। इनपुट। अब इधर आपने एक चीज़ समझनी है कि वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट समझना है कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, किस तरह से वैल्यू एडिशन हुई। ये इसने 10 रुपए की चीज़ ली थी, उसको इसने 15 रुपए की चीज़ बेची। इंपोर्टर ने इंपोर्ट की, उसको 10 की पड़ी, अब जब बेच रहा है तो 15 की दी। तो उसमें वैल्यू में उसने ऐड किया, कितना ऐड किया? 5 रुपये ऐड किया। अब ये जो इसने 5 रुपये ऐड किया, इस पे इसने टैक्स देना है। इसी तरह जो इंपोर्टर इंक का है उसने कितना ऐड किया वैल्यू में? 5 रुपये। इसी तरह उसने टैक्स देना है। अब ये तो ये इंपोर्ट स्टेज पे दे आए हैं, ये इंपोर्ट स्टेज पे इसने पे कर दिया है, ऐसे ही है। ये इसने इंपोर्ट स्टेज पे कर दिया है। तो अब इन्होंने आगे से जो कलेक्ट किया है, जो परचेजर से लिया है, ये इसको वैल्यू प्लस इससे टोटल लेंगे ना, 30 रुपये, 35 रुपये 4 पैसे, 35 रुपये 4 पैसे इससे लेंगे। जब ये लेगा तो इसका मतलब है कि इसका जो इनपुट में से अपने आउटपुट जो इसने दिया है 1.8 अगर हम निकालेंगे तो बाकी कितना बचेगा? 0.9। अब ये 0.9 जो है ना, इंपोर्टर ए जो है, इंपोर्टर ए का बैंक पेड बनेगा कि उसने ये बैंक में जमा करवाने हैं पैसे। क्यों भला? इसलिए कि उसने जितनी वैल्यू ऐड की है उसने अगले बंदे से ज़्यादा पैसे लिए हैं, इंपोर्ट स्टेज पे कम दिए हैं। तो हम अगर इधर लिख लेते हैं इंपोर्टर ए जो है इसका आउटपुट कितना है? 2.7, ऐसे ही है। सॉरी, नीचे ज़्यादा चला गया है। इसका है 2.7 और इनपुट कितना है? 1.8। तो 2.7 से 1.8 करेगा, बाकी जो है इसने बैंक पेड उसने कर देना है। तो वो आपने बताया है 0.9 हो गया। अब 0.9 रुपीज़ ये बैंक में पे कर देगा, ये एक स्टेज में बैंक में चले गए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है इंपोर्टर बी, इसी तरह, ठीक है, उसका भी सेम है। तो ये 0.9 इसका भी हो जाएगा। तो इस तरह 1.8 जो है ना इस स्टेज पे बैंक में जमा हो जाएगा। एक ये ऑलरेडी 1.8 और 1.8 कितने होते हैं टोटल?
3.6 जो है ना, ये इंपोर्ट स्टेज पे जमा हो चुका था। ठीक है, इंपोर्ट स्टेज पे कितना जमा हो चुका था? 3.6। और ये मैन्युफैक्चरर को जब इन्होंने दिया तो 1.8 और जमा हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो परचेज़र है इसने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, जो इसको चीज़ पड़ी थी 30 की, इसने उस पर टैक्स दिया था। अब इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर ली। मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करने के बाद इसने दे दिया होलसेलर को। होलसेलर है ये, अब होलसेलर को बेच रहा है। ठीक है, इसने ये चीज़ होलसेलर को बेची 75 रुपीज़ की। क्यों भला? इसमें क्या क्या इसने वैल्यू ऐड की? इसने इसमें एक तो गुड्स जो इसने दोनों परचेज की थी वो थी, प्लस इसमें इसने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, लेबर इस्तेमाल हुई, वेयर एंड टियर हुए, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये वो सारे जब इसमें शामिल हुए तो इसमें वैल्यू ऐड ज़्यादा हुई ना मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ज़्यादा वैल्यू ऐड होती है, तो वैल्यू ऐड होके 75 रुपीज़ बन गया। अब 75 रुपीज़ की जब इसने चीज़ होलसेलर को दी तो इस पर टैक्स कितना? ये तो हो गई वैल्यू, और इस पे टैक्स कितना बना भला? 13.5। ठीक है, ये अब इसके हवाले से ये क्या है? आउट टैक्स है, और होलसेलर के हवाले से इनपुट टैक्स है। अच्छा, अब ये जो परचेजर का आउटपुट टैक्स है 13 पॉइंट इतना, और इसने टोटल पे अपना कितना किया था? ये इसने पे किया था ना 2.7 और 2.7, ऐसे ही है, 2 किया था। प्लस हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी पे भी हो, दूसरी चीज़ों पे भी हो, लेकिन अभी मालूम नहीं है तो हम इसको डाल देते हैं। लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का हम कहते हैं कि चलो जी इलेक्ट्रिसिटी का भी 1 रुपीज़ हम इसमें डालते हैं। तो ये 5.4 जो था, ये एक इलेक्ट्रिसिटी का डाल के तो ये 6 हो गया है। CIT भाई इलेक्ट्रिसिटी का 6 रुपये 40 पैसे बन गया। ठीक है, तो अब इसका ये इनपुट है, ये अब हम इसके हवाले से अगर बात करें तो ये इसका आउटपुट है और ये इनपुट है, ऐसे ही है। तो अब आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी? 13.5 में से 6.4 करेंगे तो 7.1। अब ये 7.1 जो है ना, मैन्युफैक्चरर जो है वो बैंक में जमा करवा देगा। ठीक हो गया, कितना जमा करवाएगा? 7.1। लेकिन इसको कितना पड़ा? 13.5 पड़ गया। ठीक हो गया। लो जी, अब होलसेलर ने आप उसके पास गए। ठीक है, होलसेलर के पास आप गए, इसने ये चीज़ आपको बेच दी 100 रुपीज़ की। उसने कितनी वैल्यू ऐड की इसमें? 25 रुपीज़ उसने ऐड की। 25 पे अब टैक्स हमने देखा तो कितना आया सेल टैक्स? 25%। नहीं, टोटल इस पे 100 पे कितना आया? 18 रुपये आया। अब ये होलसेलर के हवाले से ये क्या है टैक्स? आउटपुट टैक्स है। और ये जो एंड कंज्यूमर खरीद रहा है, बीच में हमने रिटेलर को भी वैसे शामिल करना था, हम ऐसा करते हैं बीच में एक रिटेलर भी शामिल करते हैं ताकि ये ना और कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। सर एक और मैंने कैलकुलेशन में देखी है कि ये एक तरीका है कि आपने पीछे से कितना टैक्स पे आया था और उसमें से आपने कितनी पे किया, उसमें से माइनस करके तो आपका निकलता बैंक पेड कितना है। हाँ। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें कि आपने कितनी वैल्यू एडिशन की है, अगर आप उसका भी सिंपल एडिंग, जाहिर है वो असल तो वही चीज़ है ना, असल तो वही चीज़ होती है, बेसिकली चीज़ वही होती है, लेकिन उसका टोटल वो तरीका जो है ना वो पीछे से मिला के होता है। हम होलसेलर से रिटेलर को भी बात ले लेते हैं। रिटेलर को इसने बेचा है 90 रुपये का। अब ये होलसेलर के लिए 90 क्या है वैल्यू, जो सप्लाई वैल्यू है। 90 पे कितना बनता है जी? 16.2। अब ये अगर होलसेलर की बात करेंगे तो ये क्या चीज़ है? आउटपुट टैक्स है। और अगर रिटेलर की बात करूंगा तो ये क्या है? इनपुट टैक्स है। ठीक है, अब होलसेलर ने कितने पैसे जमा करवाने हैं कि ये उसका आउटपुट था माइनस उसका इनपुट था, ये 7.1 बैंक पेड। हाँ नहीं, 7.1 तो बैंक पेड था, इनपुट ये था पूरा 13.5। तो इसमें बाकी कितना आ जाएगा? 2.7।
2.7 ये रिटेलर जमा करवाएगा, ठीक है। अब 2.7 रिटेलर ने जब जमा करवाया तो आप जा गए, सॉरी मैं उसने मैन्युफैक्चर होलसेलर ने जमा करवाया, ठीक है, होलसेलर ने ये जमा करवाया। अब रिटेलर से आप ख़रीदने चले गए, आपने ख़रीदा तो उसने कितने आपको लिए 100 रुपये की, इसने भी वैल्यू एडिशन की, कितनी वैल्यू एडिशन की 10 रुपीज़, इसलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं क्योंकि वैल्यू एडिशन हो रही है। अब इसने 100 रुपये में की और 18% उस पर टैक्स, आपसे उसने 118 रुपये ले लिए, ठीक है। तो उसने जो पे किया, ये अगर हम रिटेलर के हवाले से बात करेंगे तो ये उसका आउटपुट होगा ना, तो इस 18 में माइनस ये वो इनपुट दे के आया है 16.2, ऐसे ही है। तो बाकी कितना बचेगा? 1.8 बचेगा सर, उसमें टैक्स भी इसकी वैल्यूएशन की 1.8, लो 1.8 इसका बच गया, ठीक हो गया। तो अब हमने ये देखना है कि जो आपसे उन्होंने 18 रुपीज़ लिए, ये 1.8 जो है रिटेलर बैंक में जमा करवा देगा, ठीक है, 1.8 जमा करवा देगा। आपने ये देखना है कि आप लोगों से जो उसने 18 रुपये लिए या गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा हुए, ये हम कैसे निकालेंगे? आप इसमें क्या बताएंगे, कहाँ कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट के पास जमा हुए हैं? वो जो रिटेलर है उसके अकाउंट में जमा होगी तो वो उसकी सेल टैक्स की नहीं, ये स्टेज वाइज कैसे जमा हुए? जब पहली स्टेज पे गए थे, इंपोर्ट स्टेज पे कितने जमा हुए थे? 1.8 कितना हुआ था टोटल? 3.6, इनको ऐड करते जाएं। 3.6 इंपोर्ट स्टेज पे थे। फिर जब इंपोर्ट से मैन्युफैक्चरर ने ख़रीदा तो मैन्युफैक्चरर ने कितने जमा करवाए थे? इधर हमने इसका लगाया हुआ था, 5.4 इसने जमा करवाए थे 5.4 नहीं, इसमें 5.4 टोटल था, इसमें 1.8 जो उसका पीछे से आ रहा था अच्छा, इसमें हमने वैसे 3.6 निकालना था, इसके 5.8 इसमें से निकाला होगा हमने 5. ये जो 5.4 है हमने पहले तो वो 2.7 वाले का निकाला 0.9, फिर हाँ 0.9 उसका था, ये उनका आ गया था। तो ये जब आ गया आगे हमारे पास इसका टोटल आउटपुट टैक्स, उनका आउटपुट आ गया, तो ये इसके लिए इनपुट था। अब इसका इनपुट कितना था? इसमें हमने वो बिजली भी शामिल कर ली थी, सही, इलेक्ट्रिसिटी का भी, तो 1 रुपया इलेक्ट्रिसिटी में भी चला गया, ठीक है। तो बाकी ये 7.1 ये है। अब आप कैलकुलेट करें 3.6 जी प्लस 1.8 प्लस 1 इलेक्ट्रिसिटी का 7.1 प्लस इसने जमा करवाया 2.7 2 और रिटेलर ने जमा करवाया 1.8, तो कितना हो गया टोटल? 18 हो गया। अब ये 18 रुपीज़ कौन से हैं? ये बैंक में वही जमा हुए जो ये इन्होंने आपसे लिए, लेकिन वो स्टेज वाइज जमा हुए। हर स्टेज पे जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन होती आई उधर उधर से जाके टैक्स जमा होता रहा, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है, अगर आप अच्छी तरह समझ गए हैं तो यही कंसेप्ट जो है इसने आपको आगे लेके चलना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन? तो किस बैंक में किस साइड में जमा होगी ये जो सेल्स टैक्स के, सेल टैक्स हर कंपनी, हर ये इंपोर्टर इधर जमा करवा देगा 1 फिर ये इंपोर्टर ने आउटपुट टैक्स के तौर पर ये जमा करवा दिया 0.9 और 0.9 दोनों ने मिला के अपना। फिर ये इंपोर्ट स्टेज पे जब कस्टम से चीज़ें तब क्लियर होंगी जब ये टैक्स पे करेंगे। इंपोर्ट स्टेज पे उसकी चीज़ इंपोर्ट से क्लियर ही तब होगी जब उसकी कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स जमा करवाएंगे, एक चीज़। दूसरी ये है कि जब उसने चीज़ें बेची फिर अपनी महाना सेल टैक्स रिटर्न जो आपको सिखाई जाएगी कि सेल टैक्स रिटर्न किस तरह से फ़ाइल करते हैं, उसकी जब फाइल करने लगा तो उसने उस वक्त टैक्स पे कर दिया। फिर देन क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर जो था, मैन्युफैक्चरर ने जब उसको मैन्युफैक्चर्ड किया, मैन्युफैक्चर करके वो होलसेलर को जब बेचेगा तो फिर उस महीने वो अपना होलसेलर को दे के टोटल टैक्स उधर भी टैक्स जमा हो जाएगा। फिर जब होलसेलर जो रिटेलर को बेचेगा फिर वो टैक्स जमा अपना फ़र्क जमा करवा देगा।
होलसेलर जब एंड कंज्यूमर को बेचेगा वो बेसिकली 18 रुपए आपके हैं। अब इसमें आपने देखा कि किसी बिजनेसमैन ने बीच में कोई अपनी तरफ से पैसा जमा करवाया? कोई नहीं जमा करवाया। वही जो 18 आप दे के आए थे वही पैसे जमा हुए हैं। तो इसमें सेल्स टैक्स में, वैल्यू एडेड टैक्स में, या जिसको आप जीएसटी कहते हैं, इसमें बिजनेसमैन 1 रुपया भी नहीं जमा करवाता। बिजनेसमैन आपसे कलेक्ट करता है और वही जमा करवाता है। बस बिजनेसमैन खाता ही खाता है, जमा कुछ नहीं करवाता। उसमें कितनी उसने सेल बचा ली, उसमें उसने करना है कि मतलब ये सपोज मैन्युफैक्चरर है, उसने 1 लाख पेंसिल जमा बनाई है। अब 1 लाख पेंसिल उसने मार्केट में बेच दी। अब मार्केट में जब आप लेने जाएंगे तो आपको तो ये 118 की मिल रही है ना। किसी को 50 का उसने शो कर दिया कि 50,000 मैंने उस पर टैक्स जमा करवाया, 50,000 का टैक्स आपका भी इकट्ठा करके तो वो हो गया। इस तरह से टैक्स अविजन हो रही है, जो कि हमने रुकवानी है। इसमें हमने इसकी अवेयरनेस देनी है, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देनी है, इसके कंसल्टेंट्स को अवेयरनेस देनी है, और सबको देखे कि टैक्स अविजन कैसे रोकी जा सकती है, ये रुकवानी है। और टैक्स ये पढ़ाने का मकसद भी यही है कि अवेयरनेस आए। सर इस तरह ये जब उसने फॉर एग्जांपल 1 लाख प्रोडक्शन की और 50,000 शो कराई, इसमें से 2 टैक्स खाए हैं। एक उसने सेल्स टैक्स खाया 50,000 का, प्लस 50,000 जो कंपनी से उसने काम शो कराई, तो इनकम टैक्स भी वहां से उसने बचाया। यकीनन वही दोनों इसी तरह से टैक्स वो अविजन होती है। इस अविजन को हमने इंशाल्लाह अवेयरनेस देनी है, आवाम को अवेयरनेस दे के रोकना है। तो इसमें अगर कोई और चीज़ आपके इस पॉइंट को समझने में कोई और चीज़ है तो आप कह लें, या कोई एक नई टर्मिनोलॉजी ऐसी आई जो आपकी समझ में बात नहीं आई। इनपुट आउटपुट टैक्स हमने कल आपको बड़ी अच्छी तरह पढ़ाया था, उसी का जिक्र है। फिर इंपोर्ट का जिक्र हो गया, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर का जिक्र हो गया, रिटेलर, होलसेलर, ये सारी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, उसकी असल वैल्यू, सेल टैक्स, इनपुट आउटपुट, एडजस्टमेंट, बैंक पेड कि जो बैंक में जमा हो गया। तो इसमें अगर आपके और कोई जेन में है तो बताएं। मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोडक्शन में फर्क है? एक ही चीज़ है, प्रोडक्शन मतलब एक ही चीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग लॉ उसको मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड यूज़ करता है, तो आगे प्रोडक्शन वही होती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं कि आपने एक चीज़ की स्टेट चेंज करनी है। कैसे स्टेट चेंज की? फ़र्ज़ किया ये 2 अलहदा चीज़ें थीं, इनको आपने इकट्ठा करके इसको असेंबलिंग कहते हैं, असेंबलिंग कर दिया। आपने ऊपर प्रिंटिंग कर दी, ये भी जगह हो गई। आपने ऊपर एम्बोजिंग कर दी, आपने आल्टर कर दिया उसकी पोजीशन जो और कोई थी आल्टर। जैसे ये हमने इस पे क्लेम इंपोर्टर का कहा कि इसने पीवीसी दाना ख़रीदा था, दाने से उसने डाई में डाल के ये चीज़ बना दी। ठीक है, स्याही थी वो लिक्विड में थी, उसने एक फोम में फिल कर दी। ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग है। सर ये हमने एग्जांपल ली, इसमें हमने ये देखा कि हमने ये ज़ूम किया कि इसमें जो भी प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसको इंपोर्ट करना था। इंपोर्ट टैक्स की बगैर तो अंदर आ नहीं सकता, उसने पे किया होगा। अब कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो कि उसको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी, लोकली उसको चीजें मिल गई। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब दूसरी एग्जांपल मैं दूंगा, लेकिन उसमें ये सारी मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इसलिए कि कैलकुलेशन पे हमारा वो सारा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जो मैंने अभी चौधरी साहब को कहा है कि फिर आपकी शर्ट की एग्जांपल दी जाएगी। ठीक, उसमें क्या होगा? उसमें आपको कल मैं बता रहा था कि एक स्पिनर होता है। काजमी साहब आप इधर मुतवज्जो हो, आप क्वेश्चन करके तो मोबाइल पे लग गए, ये ज़रा थोड़ा सा। अच्छा, कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। स्पिनर कौन होता है? जो कॉटन से यार्न बनाता है, यार्न मैन्युफैक्चरर, यार्न मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, अब यार्न मैन्युफैक्चरर जो है, यार्न देने के बाद वो यार्न कहाँ चला जाता है? वीविंग, उसको वीविंग कहते हैं। वीविंग क्या करती है? ये क्लोथ बनाती है। तो इसी में आप फिट करते जाएं उसका कि स्पिनर ने ख़रीदा 1 लाख का, प्लस 18% सेल टैक्स दिया। फिर उसने वीवर को बेचा, वीवर ने 1.5 लाख का ख़रीदा, उस पर टैक्स दिया। वो अब 1.5 लाख में, और उसका जो हम टैक्स की अभी सिर्फ बात करते हैं, वैल्यू की नहीं करते। इसका इनपुट 1 लाख रुपया था, इसने जब बेचा इसको तो 1.5 लाख का बेचा। तो मतलब ये है कि उसने 1.5 लाख में से लाख अपना एडजस्ट कर लिया, बाकी बैंक में जमा करवा दिया। ठीक है, अब जब वीविंग से आ जाएगा, फिर आ जाएगा डाइंग से।
कपड़ा बन गया तो डाइंग में हो गया डाई करने के लिए, ठीक है। अब जब डाई हो गया तो वो उसने 200 का उसको बेचा, 200 टैक्स लगा, तो अब उसमें वो 150 अपना एडजस्ट कर लेगा, बाकी 50 रुपीज़ जमा करवा लेगा। डाई वाले से फिर चला गया मेडअप्स के पास, मेडअप या आप स्टिचिंग कह लें, स्टिचिंग वाले के पास। अब स्टिचिंग वाले ने फिर उसको 250 का बेचा, 250 का उसमें 200 रुपया अपना इनपुट एडजस्ट कर लिया, बाकी 50 रुपये जमा करवा दिया। इससे फिर आगे आ गया होलसेलर के पास। होलसेलर ने इसको आगे दे दिया 400 का, हाँ 400 का उसने 350 अपना काट के कर लिया। फिर आ गया रिटेलर के पास, रिटेलर से एंड कंज्यूमर के पास। इसी तरह यही होगा कि क्या होगा, ये हर बंदा अपनी स्टेज पे एक शर्ट आपने ली, वो शर्ट आपने ली फ़र्ज़ किया 5000 की, 5000 पे 18% लगाएं जी, कितना लगता है टैक्स, कितना बनता है 5000 पे 18% टैक्स कितना बनता है? 900 रुपीज़ बना। तो ये 900 रुपीज़ बेसिकली आपने दिया, आपने टैक्स पे किया, लेकिन ये कहाँ कहाँ से जमा होता है? या एक शर्ट के अगेंस्ट 200 इधर टैक्स जमा हो गया, 200 इधर जमा हो गया, 400, 200 इधर जमा हो गया, 600, 100 इधर हो गया, 100 इधर हो गया, 100 इधर हो गया। यानी कि इनपुट आउटपुट का बैलेंस करते हुए 200 इसने जमा करवाया, ये सब ने जमा करवा के जो 900 टोटल बना था, हर स्टेज पे वैल्यू ऐड हो रही है, वैल्यू एडेड होती आई, और जो आपने जब शर्ट खरीदी तो वो 900 का 900 आपके खाते से चला गया। ठीक हो गया? तो इस तरह से ये बाकी ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात कर ली। अब सर वो सवाल मेरा क्लियर हो गया कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो कि रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो कल आपने एग्जांपल दी थी, फिर आपने उसका टैक्स विथहोल्ड करना है और आपने जमा करवाना है, नीचे से उसने नहीं आपका काटना, तो आपने उसका विद हेल्ड, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड की विद होल्डिंग आप उसकी करेंगे। और सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल सी मिसाल लें, जैसे हैंडमेड चीजें होती हैं, उनका रॉ मटेरियल भी फॉर एग्जांपल किसने किया है, घर से चीजें इकट्ठी कर ली, कहीं से कोई इसमें। अच्छा, उसमें हमने जब सेल टैक्स शुरू में पढ़ा था तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो, सेल टैक्स उस पर नहीं लगता कॉटेज इंडस्ट्री पे। अगर तो वो कॉटेज इंडस्ट्री से बना शालमी में चला गया, बिक गया, तो उसमें हो सकता है कहीं टैक्स ना लगा हो। लेकिन ये भी ज़रूरी हो सकता है कि ऐसा हो कॉटेज इंडस्ट्री से बना और वो अल्फते पे आ गया, या किसी ऐसे रिटेलर के पास आ गया जो रजिस्टर्ड है और उस पर POS मशीन लगी है, जो चीज़ भी बेचेगी अगर एग्जैम्प्ट नहीं है तो उस पर टैक्स होगा। तो फिर सारे का सारा टैक्स उसी स्टेज पे इकट्ठा होगा, क्योंकि पीछे उसमें कहीं टैक्स नहीं आया ना, इनपुट कहीं नहीं आया। उसी स्टेज पे वो जो रिटेलर स्टोर है वो लेगा और आपसे लेके गवर्नमेंट को जमा करवा देगा, सारे का सारा उसके चीज़ पे, क्योंकि टैक्सेबल चीज़ है ना, एग्जैम्प्ट नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ जो ऑनलाइन सेल्स होती हैं, ऑनलाइन सेल्स के लिए एक मार्केट, उसमें टैक्स का रेट वही होता है, टैक्स हर जगह पे सेम होता है, तो इसी तरह वो भी जमा होता जाता है। ले जी, ये आज की थी कैलकुलेशन जो मैंने अपनी कोशिश की कि आपको ये समझा सकूं, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो अब आपको सेल्स टैक्स समझाने से कोई नहीं रोक सकता समझने से। तो इसलिए इंशाल्लाह ये आप अब समझ गए हैं। तो बाकी जो हमारे व्यूअर्स जो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं वो भी यकीनन समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका हम आपको रिप्लाई देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह टैक्सेशन सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।